इम्पोर्टेंट पार्ट्स को वापस देखते हैं। तो राज्य का सरकार की राजस्व आय ज़्यादा है पूंजीगत आय से, ठीक है, ये याद रखना है। फिर दूसरा कुल बजट है अपना 48.20 लाख करोड़ का, ठीक है, उसमें राजस्व है 31.29 लाख करोड़ का, 31.29 लाख करोड़। फिर पूंजीगत आय 16.91 लाख करोड़ की, यानी 16.91 लाख करोड़ की। करों में सबसे ज्यादा आता है आयकर से, और फिर है जीएसटी, फिर है निगम कर, ठीक है। राजस्व आय व पूंजीगत आय में सर्वाधिक धन सरकार को उधार से एवं अन्य देयताओं से प्राप्त होता है। तो राजस्व आ रहा है उसमें और पूंजीगत आय में, दोनों में देखें तो सर्वाधिक तो उधार व अन्य देयताओं से प्राप्त हो रहा है। फिर है रुपया कहाँ जाता है, तो सर्वाधिक केंद्रीय करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा और एक ब्याज अदायगी में। फिर विदेशी अनुदान अपन को मिला है 1,044 करोड़। और विभिन्न राजस्व कर, विभिन्न राजस्व कहाँ से प्राप्त हो रहा है सर्वाधिक, लाभ एंड लाभांश से। फिर राजस्व घाटा अपना है 2.6 और अनुमानित है 1.8। प्रभावी राजस्व घाटा है अपना 1.6 और अनुमानित है 0.6। फिर अपना राजकोषीय घाटा है 5.6 और अनुमान है 4.9 की, ठीक है। तो ये फिर प्राथमिक घाटा है जो प्राइमरी डेफिसिट है वो है कितना, 2 और अनुमानित है 1.4 का। फिर आगे चले अपन को ये भी याद रखना है राजकोषीय घाटा कितना रहा है, 16,13,312 करोड़ का, 16,13,312 करोड़ का। और ये 5.6 अपन ने देखा ही था, 4.9। फिर अपन इसकी पूर्ति कहाँ से करते हैं, सर्वाधिक तो बाजार उधार से करते हैं, ठीक है, जिसमें सरकारी प्रतिभूति जी सैक और ट्रेजरी बिल से रुपए लेते हैं, तो बाजार से अपन उधार लेते हैं वो। फिर सेकंड नंबर पे आती है अल्प बचत प्रतिभूतियां, ठीक है, तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग है ना, जो भी है, तो बाजार उधार, अल्प बचत प्रतिभूति। फिर है राज्य भविष्य निधियां, ठीक है, और ये क्या है, आंतरिक ऋण निधि और लोक लेखा पब्लिक अकाउंट, और इससे फिर है विदेशी ऋण। तो ये अपन को याद रखनी है। फिर उसके बाद अपन को यहाँ पे याद रखना है, तो अपना टारगेट क्या था, 2008-9 तक 3% लाना था, राजस्व घाटा को 0% तक लाना था, ये अपने। और ये लागू हुआ था राजकोषीय कब, 26 अगस्त 2003 को। फिर उसके बाद तीन अपन ये यहाँ पे क्या करेंगे, अन्य विवरण यहाँ पे लागू करेंगे, उसके साथ में ये भी अपन को याद रखना है। फिर आगे चले तो एन.के. सिंह समिति में एक तो नंदकिशोर सिंह थे, उर्जित पटेल थे, सुमित बोस थे और अरविंद सुब्रमण्यम थे, और थे डॉक्टर रथिन रॉय। फिर ये है, अब इसकी क्या क्या सिफारिश थी, ऋण जीडीपी अनुपात 60, जीडीपी का 2.5 से राजकोषीय घाटा नहीं होना चाहिए, राजस्व घाटे को 0.8 तक लाना है, एक राजकोषीय परिषद की बात करी थी, और परिस्थिति मतलब विषम परिस्थिति में 0.5 की बात करती है। और ये सब विषम परिस्थितियां, राष्ट्रीय आपदा, युद्ध, राष्ट्रीय सुरक्षा, कृषि में नुकसान, संरचनात्मक सुधार और वास्तविक उत्पादन वृद्धि में पिछले 4 तिमाही में कमी, ठीक है। फिर है ऋण प्रबंधन प्राधिकरण पीडीएम में, ये किससे आई थी, बी.एन. श्री कृष्ण समिति की सिफारिश पे ये ऋण का प्रबंधन के लिए थी। व्यय प्रबंधन आयोग डॉक्टर विमल जालान ने बोला था। और राजकोषीय परिषद अपन ने देख ही लिया था, इसमें बोला था एक अध्यक्ष 2 सदस्य होंगे, 4 वर्ष के लिए होगी, नियुक्ति नहीं होगी। और ये एन.के. सिंह की सिफारिश, ये अपन को याद रखना है। फिर आगे चलें तो ये सब हटा देता हूँ, फिर आगे चलते हैं। तो अपन ने देखा था, इसमें अपन को एक चीज याद रख लेते हैं कि जीएसटी 15 अंक का होता है, पहले 2 अंक राज्य के और 10 अंक पैन के बारे में होते हैं। फिर पैन कार्ड आधारित है, ये सब तो हटा लिया था। और अपना मॉडल कहाँ से, कनाडा के समान है, और सर्वप्रथम जीएसटी फ्रांस में लाया था, ये चीजें अपन ने याद रख ली। फिर आगे चलें तो 115वें संविधान संशोधन 2011 में लाया, पर ये पारित नहीं हुआ था क्योंकि आधे राज्यों की अनुमति जड़ थी, तो 115वें में पहली बार आया। और फिर इसको लागू किया, अपन को जो चीजें याद रखनी है, राष्ट्रपति की मंजूरी मिली 8 सितंबर को। फिर अधिसूचना को याद नहीं रखते हैं अपन, याद रखते हैं एक, भारत में लागू हुआ 1 जुलाई 2017 से, और राष्ट्रपति की मंजूरी 8 सितंबर से। और राजस्थान में सर ये कब लागू हुआ था, 26 अप्रैल 2017 को। और थर्ड राज्य है, सर्वप्रथम तेलंगाना ने अपना एसजीएसटी अपनाया था, ठीक है। और राजस्थान कौन सा था, थर्ड, 26 अप्रैल 2017 को। तो ये है एसजीएसटी पारित करने वाला। तो राष्ट्रपति की मंजूरी 8 सितंबर 2016, भारत में लागू 1 जुलाई 2017। और सर्वप्रथम तेलंगाना ने एसजीएसटी अधिनियम लाया,
और फिर राजस्थान लेके आया था 26 अप्रैल 2017 को। और ये ठीक है, इसके बाद अपन को याद नहीं रखना है। फिर इसके बाद कुछ अमेंडमेंट हुए हैं इसको लागू करने के लिए, वो है 246, 246A, 268A, 269A और 279A। 279A है जीएसटी परिषद के बारे में, 246A है सीजीएसटी और आईजीएसटी लागू करेगी कौन, संसद, और राज्य करेगा एसजीएसटी। 268A खत्म कर दिया। 269A में आईजीएसटी का प्रावधान है, वो कब है, जब एक राज्य से दूसरे राज्य में इंटर स्टेट ट्रेड हो। और जो चीजें जीएसटी के बाहर है तो वो याद रखनी है, मानवीय उपभोग के लिए नशीली शराब, सीमा शुल्क, और 5 पेट्रोलियम उत्पाद जिसमें क्रूड ऑयल है, हाई स्पीड डीजल पेट्रोल है, और प्राकृतिक गैस है, एयर टर्बाइन फ्यूल है। तो ये याद रखना है। फिर आगे देखें तो जीएसटी में और क्या है, तो जीएसटी की विशेषताएं और इनको तो हटा देता हूँ मैं, ठीक है। फिर है कि ये कब हुआ, अनुच्छेद 200 279A2 के तहत 12 सितंबर को गठन हुई, प्रथम बैठक हुई थी इसकी 22 और 23 सितंबर 2016 को। फिर इसमें गणराज्य मतलब उपाध्यक्ष हैं, राज्य सरकार के मंत्रियों के बीच से निर्वाचित होते हैं, और गणपूर्ति होती है 50% यानी 50%, निर्णय होते हैं 3/4 यानी 75% से, बहुमत केंद्र का हिस्सा होता है 33 और राज्यों का 66.66। ये तो अपन ने देख लिया। फिर 279 ये अपन ने देखा, वही परिषद है। आगे चलें तो ये अपन ने देख लिया, कोई काम के नहीं है, इनको हटाओ, इनमें यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन यहाँ से भी नहीं आएगा। मेरे को लगता है ना क्वेश्चन कहाँ से आएगा, यहाँ पे देख लेते हैं। तो ई इनवॉइस तो अपन ने देखा था, क्या है, जीएसटी परिषद की 35वीं बैठक में प्रणाली लाई गई जिसमें 5 करोड़ जिनका टर्नओवर है और B2B सप्लाई करते हैं, ई इनवॉइस जारी करना आवश्यक है 1 अगस्त 2023 से। तो एक चीज तो अपन ये याद रखेंगे। फिर दूसरी चीज जो अपन याद रखेंगे, जीएसटी मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण है, इसको हटा देते हैं, ये कोई काम की नहीं है। क्यूआरएमपी योजना, तो इसकी 42वीं बैठक में आया था और इसे अनुमोदित किया, ठीक है। तो क्वार्टरली रिटर्न एंड मंथली पेमेंट योजना, तो छोटे व्यापारी जिनका टर्नओवर 5 करोड़ तक का है इस योजना में शामिल है, और टैक्स मासिक आधार पर चालान से जमा करवाएंगे, और रिटर्न उनको क्या होगा, क्वार्टरली देना है, रिटर्न देना है उनको, ठीक है, क्वार्टरली। फिर आगे चलें तो मतलब टैक्स तो हर महीने पर रिटर्न क्वार्टरली, ठीक है। तो ये है क्यूआरएमपी योजना, और 5 करोड़ तक के छोटे व्यापारी के लिए। फिर है कि ये अपीलेट ट्रिब्यूनल लाए थे जीएसटी की, तो जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल ये आई थी 29वीं बैठक में, और बैठक हुई थी इसकी 18 फरवरी 2023 को नई दिल्ली में, और यहाँ पे द्वितीय अपील है ये, ठीक है, 1/8/2023 से वर्क कर रही है ये। और इसमें अभी संजय कुमार मिश्रा को जीएसटी का क्या है, अपीलेट का पहला अध्यक्ष बनाया है, ठीक है, याद रखना है। तो किसको, संजय कुमार मिश्रा को। फिर जीएसटी परिषद की 54वीं मीटिंग हुई अभी, जिसमें कैंसर की दवाओं पे जीएसटी घटा के 5% कर दी 12 से। और दवाएं कौन कौन सी थी, तो थी ट्रेस्टुजुमेब, डेरेक्सटेन, ठीक है, पहली तो ये थी ट्रेस्टुजुमेब, दूसरी है ओसिमर्टिनिब, ओसिमर्टिनिब, ठीक है, ओसी ओसिम ओसिमर्टिनिब जो भी है यार, ये नाम तो प्रोनाउंस होंगे नहीं। और एक है डरवालुबमेव, तो डरवालुबमेव एक ये है, तो 3 है ये। और ठीक है, ये हुई। और इसमें क्या है, एक धातु स्क्रैप की आपूर्ति पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लागू किया जाएगा। तो अपन कोई मेटल को स्क्रैप करेंगे तो उसकी आपूर्ति के लिए रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ठीक है, ये किए हैं। तो अपन को ये याद रखना है। अब अगली और क्या याद रखनी है, तो अपना बजट कितने का था, 48,20,512 करोड़ का, ठीक है। ये अभी जो बजट आया है तो 48,20,512 का, और पिछले वर्ष की तुलना में कितना अधिक है ये, 8.5% अधिक है। पूंजीगत व्यय ये होगा अपना 11,11,111 करोड़ रुपए का, और ये जीडीपी का 3.4% है, ठीक है, पूंजीगत व्यय। और फिर देखें अपन, पूंजीगत व्यय में वृद्धि कितनी हुई है, 16.9 की, राजस्व व्यय में वृद्धि होगी 6.2 की, और पूंजीगत व्यय 7.1 से बढ़ने का अनुमान है। तो ये तो वृद्धि पूंजीगत व्यय में, और पूंजीगत व्यय इतना और बढ़ जाएगा मे बी, ठीक है। और फिर देखें आगे अपन, तो सर्वाधिक व्यय अपन रक्षा में करेंगे, ये भी अपन को पता चल गया, सर्वाधिक व्यय अपन कहाँ पे करेंगे, रक्षा में करेंगे। फिर ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियां 32.07 लाख करोड़ हैं,
जो 23-24 में वास्तविक व्यय से 15% अधिक है। और सकल कर प्राप्ति जो ग्रॉस टैक्स कलेक्शन कितना होगा, वो है 25.83 लाख करोड़। फिर राजकोषीय घाटा तो अपन ने देखा था 4.9% है, और राजस्व घाटा है 1.8%। तो अपन को इतना तो याद रखना ही है। फिर अगले साल तक इसको 4.5 से नीचे लाने की वो है घाटे को, ठीक है, इनको हटा देते हैं। फिर कोर मुद्रास्फीति गैर खाद्य और गैर ईंधन ये है 3.1%, ठीक है। और राज्यों को हस्तांतरण 2024-25 में कितना करेगी, 23,48,980 करोड़, जो कितनी वृद्धि करी है इसमें, पिछले वर्ष की में 11.9 की वृद्धि है। और कर विभाज्य पूल है, जैसे ये 23 है, इसको भी डिवाइड करते हैं तो केंद्रीय करों के विभाज्य उसमें आएगा ये 12,47,211 करोड़। और यहाँ पे 11,01,769 करोड़, ये इसको डिवाइड करेंगे तो 23 वाले को 12 और 11 में, ठीक है। पर ये अपन को याद रखने है डाटा। तो कुल बचत है 48,20,512 करोड़ का, 48.21 लाख करोड़ ऐसे बोल सकते हैं। फिर पिछले वर्ष से अधिक है 8.5। पूंजीगत व्यय है 11,11,111 करोड़, जीडीपी का 3.4% है ये। पूंजीगत व्यय में वृद्धि करेंगे 16.9 से। राजस्व व्यय है 6.2, पूंजीगत व्यय 17.1 बढ़ने का अनुमान है। सर्वाधिक व्यय करेंगे अपन रक्षा में। फिर ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियां हुई है 32.07 लाख करोड़ की, और वास्तविक व्यय से 15% अधिक है ये। फिर सकल कर प्राप्ति ग्रॉस टैक्स कलेक्शन है, वो है 25.83 लाख करोड़। और जीडीपी का ये राजकोषीय घाटा रहेगा 4.9, राजस्व घाटा रहेगा 1.8। तो अपन ने सब देख लिए। फिर ये प्राथमिकताएं कुछ बताई थी, तो ये इंपॉर्टेंट है, अब इनको देखेंगे अच्छे से वापस से। तो प्राथमिकता जैसे कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता, तो कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों में 1.52 लाख करोड़ रुपए तो आवंटित करना है इतने, ठीक है, कृषि और कृषि से जुड़े क्षेत्रों में 1.52। और किसान खेती बाड़ी के लिए 32 कृषि और बागवानी के लिए फसलों की 109। तो खेती में तो 32 कृषि किस्में और बागवानी में 109, इनको अपन किस्में जारी करेंगे 20, ठीक है। फिर प्रमाण पत्र ब्रांडिंग व्यवस्था के साथ अगले 2 वर्षों में पूरे देश में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक कृषि से जोड़ा जाएगा। तो प्राकृतिक कृषि से जोड़ेंगे। फिर प्राकृतिक कृषि के लिए 10,000 आवश्यकता आधारित जैव आदान संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। फिर 3 साल में किसानों और उनकी जमीनों को शामिल करने हेतु कृषि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को लागू किया जाएगा। तो यहाँ पे वो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर वो है, तो उसको लागू करेंगे यहाँ पे। फिर है सेकंड सेकंड जो प्राथमिकता है वो रोजगार और कौशल से रिलेटेड है। तो रोजगार के लिए प्रधानमंत्री पैकेज के रूप में रोजगार संबंध प्रोत्साहन ये चलाएंगे, जिसमें अपन 3 योजनाएं होंगी। पहली जैसे रोजगार पाने वालों के लिए होगी रोजगार संबंध प्रोत्साहन में। फिर एक है विनिर्माण में रोजगार सृजन करेंगे और नियोक्ताओं की मदद करेंगे। फिर यहाँ पे महिलाओं के लिए औद्योगिक सहयोग से महिला छात्रावास और क्रैचों की स्थापना करेंगे। महिला केंद्रित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कराएंगे। समय सहायता इनको तो हटाओ, पर ये याद रखना है रोजगार संबंध प्रोत्साहन, ठीक है। फिर कौशल प्रशिक्षण में याद रखना है कि प्रधानमंत्री पैकेज के तहत 5 साल में 20 लाख युवाओं के कौशल विकास के लिए केंद्र प्रायोजित नई योजना लाएंगे, और 7.5 लाख रुपए तक के ऋण की सुविधा मॉडल कौशल ऋण योजना लाएंगे, ठीक है, जिसमें 7.5 लाख तक का ऋण देंगे और 20 लाख युवाओं को अपन क्या करेंगे, कौशल देंगे। तो ये कौशल विकास के लिए है। फिर सरकार की योजना और नीतियों के तहत किसी लाभ के लिए पात्र नहीं होने वाले युवा को घरेलू संस्थाओं और उच्चतर शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक के ऋण देंगे। जो कोई किसी भी लाभ और योजना में कोई नहीं है ना, मतलब कोई युवा जिसको लाभ नहीं मिल पा रहा है कोई भी योजना का, वो घरेलू संस्थाओं में उनके उच्चतर शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक के ऋण। फिर अगली प्राथमिकता थी इनकी समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय। तो पहले समावेशी विकास होना है, तो उसके लिए जैसे पूर्वोदय, जैसे पूर्व के साइड के जो राज्य हैं वो ज्यादा विकसित नहीं है, तो पूर्वोदय पहल करेंगे, जिसमें बिहार हो गया, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्रा सहित भारत के पूर्वी क्षेत्र का व्यापक विकास, जिसमें मानव संसाधन बुनियादी ढांचे में वृद्धि आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
फिर अमृतसर कोलकाता गलियारे के साथ बिहार में औद्योगिक केंद्र। फिर 21,400 करोड़ रुपए की लागत से विद्युत परियोजनाएं आरंभ की जाएंगी, जिसमें फिर 35 में 2400 मेगावाट का नया विद्युत संयंत्र शामिल है। फिर 35 में फिर आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन अधिनियम लाएंगे। बहुपक्षीय विकास एजेंसियों के माध्यम से मौजूदा वित्त वर्ष में 15,000 करोड़ रुपए की विशेष वित्तीय सहायता देंगे। किसको? आंध्र प्रदेश को। विशाखापट्टनम चेन्नई औद्योगिक गलियारे में कोपार्ती क्षेत्र और हैदराबाद बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे में और वाक्कल क्षेत्र में औद्योगिक केंद्र खोले जाएंगे। तो ये आंध्र प्रदेश में है। विशाखापट्टनम चेन्नई के लिए तो कोपार्ती क्षेत्र में, और हैदराबाद बेंगलुरु के लिए और वाक्कल क्षेत्र में। फिर महिलाओं के नेतृत्व के विकास के लिए उनके लिए कुल 3 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा। फिर प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम योजना अभियान, तो जनजाति बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में जनजातीय परिवारों का सामाजिक आर्थिक विकास में 63,000 ग्रामों के 5 करोड़ जनजाति लोग लाभार्थी होंगे। तो यह है जनजातीय उन्नत ग्राम। फिर उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बैंक शाखाएं, तो यहाँ पे पोस्ट पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की कुछ शाखाएं खुली जाएंगी, कितनी? 100। फिर प्राथमिकता अगला आता है विनिर्माण और सेवा क्षेत्र। तो विनिर्माण क्षेत्र में एमएसएमई के लिए गई ऋण गारंटी, तो मशीनी उपकरण की खरीद के लिए एमएससी को आवधिक ऋण की सुविधा देने के लिए ऋण गारंटी योजना लाएंगे। फिर संकट के दौरान एमएसएमई को ऋण सहायता, ये तो ठीक है। एमएसएमई को उनके संकट अवधि के दौरान बैंक ऋण जारी करने की सुविधा के लिए एक नई व्यवस्था करेंगे। हटाओ इनको। फिर तरुण श्रेणी के जो लोन है उनको 10 लाख से बढ़ा के 20 लाख करेंगे, ठीक है। फिर ट्रेड्स में अनिवार्य रूप से शामिल होने के लिए और अधिक संभावना, तो खरीदारों को ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर अनिवार्य रूप से शामिल करने के लिए कार्यबोर की सीमा है, जिसको उसको 500 करोड़ से घटा के 250 करोड़ रुपए कर दिया है, ये याद रखना है। फूड इरिडेशन गुणवत्ता और सुरक्षा परीक्षण के लिए एमएसएमई इकाइयां, तो एमएसई क्षेत्र में 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड इरिडेशन इकाइयां स्थापित करेंगे। फिर ई कॉमर्स निर्यात केंद्र, तो एमएसएमई तथा पारंपरिक कारीगरों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपने उत्पाद बेचने और बनाने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी में ई कॉमर्स निर्यात केंद्र स्थापित किए जाएंगे। निजी भागीदारी पे, सार्वजनिक निजी भागीदारी पे। फिर महत्वपूर्ण खनिज मिशन, तो घरेलू उत्पादन महत्वपूर्ण खनिजों की रिसाइकलिंग और विदेशों में महत्वपूर्ण खनिज संपदा का अधिग्रहण करने के लिए महत्वपूर्ण खनिज मिशन की स्थापना होगी, ठीक है। फिर खनिजों का अपतटीय खनन, तो अपतटीय खनन में क्या है? पहले से किए गए खोज के आधार पर खनन के लिए अपतटीय ब्लॉक के पहले भाग की नीलामी शुरू होगी। फिर डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना अनुप्रयोग, तो ऋण, ई कॉमर्स, शिक्षा, स्वास्थ्य और ये एमएसएमई सेवा प्रदायगी, शहरी शासन के क्षेत्र में डीपीआई अनुप्रयोग का विकास किया जाएगा। फिर अगली प्राथमिकता आती है शहरी विकास, तो आवागमन उन्मुखी विकास, तो 30 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 14 बड़े शहरों के लिए कार्यान्वयन और वित्त पोषण रणनीति के साथ आगमन उन्मुख योजना तैयार की जाएंगी। तो राजस्थान में तो एक ही है, 30 लाख से अधिक जयपुर। फिर शहरी आवास, तो प्रधानमंत्री आवास 2.0 के अंतर्गत 2.2 लाख करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता, 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश से अगले 5 वर्ष में 1 करोड़ शहरी गरीब मध्यम परिवारों के आवासों को जरूर ध्यान दिया जाएगा। फिर स्ट्रीट मार्केट, तो अगले 5 वर्षों में प्रत्येक चुनिंदा शहर में 100 साप्ताहिक हाट और स्ट्रीट फूड हब विकास में सहायता की जाएगी। अगले 5 वर्ष में चुनिंदा शहरों में 100 साप्ताहिक हाट, ठीक है। फिर अगली प्राथमिकता है ऊर्जा, तो इसमें क्या है? पर्यावरण स्थायित्व की आवश्यकता, और इनको तो हटाओ, काम का नहीं है। फिर पंप स्टोरेज पॉलिसी, तो विद्युत भंडारण के लिए पंप स्टोरेज परियोजनाओं को बढ़ावा, ठीक है। फिर छोटे और मॉड्यूलर रिएक्टरों का अनुसंधान और विकास पे ध्यान देंगे, इनको हटाओ। फिर उन्नत अल्ट्रा सुपर थर्मल पावर प्लांट, सुपर क्रिटिकल, तो उन्नत अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर 800 मेगावाट का वाणिज्यिक संयंत्र स्थापित करने के लिए एनटीपीसी और बीएचईएल के बीच संयुक्त उद्यम प्रस्तावित है। तो एनटीपीसी और बीएचईएल, ठीक है। हार्ड टू एबोट, तो हार्ड टू एबोट उद्योगों को वर्तमान के परफॉर्म अचीव पत्ती से इंडियन कार्बन मार्केट पत्ती में परिवर्तन करने के लिए उपयुक्त विनियमन करेंगे अपन, ठीक है। फिर अगली प्राथमिकता है अवसंरचना, तो पूंजीगत व्यय के लिए 11,11,111 करोड़ रुपए, जीडीपी का 3.4%। राज्य सरकार द्वारा अवसंरचना में निवेश, इसमें राज्यों को उनके संसाधन आवंटन में सहायता करने के लिए इस वर्ष
1.5 लाख करोड़ रुपए ब्याज रहित दीर्घ अवधि के लिए ऋण दिए जाएंगे। ठीक है, तो उनके अवसंरचना में विकास के लिए उनको दिए जाएंगे इतने कितने 1.5 लाख रुपए और दीर्घ अवधि के हैं ये। फिर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, तो 25,000 ग्रामीण बसावटों के लिए 12 मासी सड़क संपर्क उपलब्ध कराने के लिए इसको हटाओ, कोई काम का नहीं है। सिंचाई और बाढ़ उप मिशन, तो बिहार में कोसी और मेची अंतरराज्यीय लिंक अन्य योजनाओं जैसी परियोजनाओं के लिए 1100-500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता। तो कोसी और मेची, अब ये कहाँ पर है देख, कोसी मेची मेची कहाँ पर है देख लेंगे। फिर सरकार बाढ़ भूस्खलन अन्य संबंधित परियोजनाओं के लिए असम हिमाचल उत्तराखंड जैसे और सिक्किम को सहायता प्रदान करेगी, तो कोई काम का नहीं है, हटाओ। फिर विष्णुपद मंदिर गलियारा, तो याद रखना है कहाँ पर है ये, महाबोधि मंदिर गलियारा। और राजगीर का व्यापक विकास, तो ये न्यूज में इनको ध्यान देना है। फिर ओडिशा के मंदिरों स्मारकों शिल्प वन्य जीव अभ्यारण्य प्राकृतिक और इनकी बात, तो ओडिशा पे भी बहुत ध्यान दिया है। फिर प्राथमिकता 8वीं क्या है, नवाचार में अनुसंधान और विकास, तो मूलभूत अनुसंधान प्रोटोटाइप विकास के लिए अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड बनाएंगे। फिर वाणिज्य स्तर पर निजी क्षेत्र द्वारा संचालित अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का वित्तीय पूल व्यवस्था। तो निजी क्षेत्र द्वारा संचालित जो अनुसंधान है और उनको बढ़ावा देने के लिए कितने रुपए की, 1 लाख करोड़ रुपए के वित्तीय पूल। फिर अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में अगले 10 वर्षों में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को 5 गुना बढ़ाने और 1,000 करोड़ रुपए की उद्यम पूंजी बनाई है। फिर एक प्राथमिकता है अगली अगली पीढ़ी के लिए सुधार, तो इसमें आता है ग्रामीण भूमि संबंधी कार्य जिसमें भूखंड की पहचान और इनको फिर संवर्गीय मानव चित्रों का डिजिटलीकरण भू रजिस्ट्री की स्थापना, इनको हटाओ। फिर शहरी भूमि संबंधी कार्य जिसमें शहरी भूमि अभिलेखों को जीआईएस मैपिंग के साथ अंगीकृत करना और इनको सब कोई काम के नहीं है, इनको हटा दो। ठीक है, वैसे तो सर्वे वर्वे करना उनकी बात कर रहे हैं, डिजिटल करेंगे। ठीक है, लैंड रिकॉर्ड्स को। तो श्रमिकों के लिए सेवाएं जिसमें ई श्रम पोर्टल को अन्य पोर्टलों से जोड़ देंगे, कोई काम का नहीं है। तेजी से बदलते श्रमिक बाजार कौशल संबंधी जरूरतें और उपलब्ध रोजगार की भूमिका के लिए मुक्त आर्किटेक्चर बेस्ड डाटाबेस, तो कोई काम का नहीं, इसको भी हटा दो। फिर रोजगार के इच्छुक लोगों को संभावित नियोक्ता और कौशल प्रदाताओं के साथ जोड़ने के लिए प्रणाली लाएंगे। फिर एनपीएस वात्सल्य, तो ये क्या है, नाबालिगों के लिए माता-पिता और अभिभावकों द्वारा योगदान हेतु एक योजना के रूप में एनपीएस वात्सल्य, तो इसको याद रखना है। प्रत्यक्ष कर में सुधार, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर व्यवस्थाओं में व्यापक समीक्षा व सरलीकरण का प्रस्ताव है, इनको कोई काम के नहीं है कुछ। फिर सीमा शुल्क सुधार, तो इनको भी हटा दो। तो जीएसटी और सीमा शुल्क दरों को युक्ति संगत बनाने, आवश्यक दवाओं और महत्वपूर्ण खनिजों के लिए छूट के साथ घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के उपायों पर प्रकाश डाला गया है, हटा दो। फिर विवाद समाधान, तो विवाद से विश्वास योजनाएं हैं, तो कोई काम का नहीं है, इनको हटा दो। फिर देख लेते हैं मौद्रिक सीमा की वृद्धि, हस्तांतरण मूल्य निर्धारण आकलन को सुव्यवस्थित करने के उपाय जैसी पहलों का उद्देश्य मुकदमेबाजी को कम करना तथा कर निश्चितता प्रदान करता है। ठीक है, ये है।